हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट जो हम लोग अपना प्रश्न रसायन का अधिशोषण टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, अनुप्रयोग भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और जो अपना उत्प्रेरण जो टॉपिक था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उत्प्रेरण टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि उत्प्रेरण प्रक्रिया क्या होती है और उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे थे। तो उत्प्रेरक के प्रकार टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो एक प्रकार था वो आपका है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लिया था कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, सेकंड ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम करके। तो सेकंड ऊर्जा के मान को कम करके वो क्या कर रहे थे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे थे। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, पूरा कंप्लीटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ बनाया था उसका, और उसके अंदर पढ़ लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या बताया, एक तो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा प्रेरित और चौथा तीसरा स्वतः और चौथा प्रेरित। इस प्रकार से होता है। तो जो नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है वो हम लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में अगर हम पढ़े तो ऋणात्मक उत्प्रेरक नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसे उत्प्रेरक होंगे जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि नाम में क्या आ रहा है, ऋणात्मक, यानी कि अभिक्रिया के वेग को वो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जो अभिक्रिया के वेग को, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो जैसे कि मान लो जो अभी हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने पढ़ा था H2O2, तो H2O2 का जो अपघटन में प्लैटिनम जो हमने डाला तो अभिक्रिया की रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसी H2O2 के अपघटन में अगर हम ग्लिसरॉल डाल देते हैं तो वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम। ठीक है, तो उसी H2O2 के अपघटन में अगर हमने ग्लिसरॉल डाल दिया तो वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, कम। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। ऐसे ही पेट्रोल जो होता है उसको उसके अपस्फोटन को, यानी कि वो उसका स्फोटन ना हो, उसके अपस्फोटन को कम करने के लिए, मतलब जब ये फॉर्मेशन किया जाता है उस टाइम बहुत ज्यादा रिएक्शन ना संपन्न हो, तो वो रिएक्शन धीरे धीरे संपन्न हो, इसके लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। तो यहाँ पे टेट्रा एथिल लेड जो किसका काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो पेट्रोल के जो अपस्फोटन की जो रिएक्शन है उसको धीरे करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है, टेट्रा एथिल लेड। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि पेट्रोल के अपस्फोटन कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका, और ये किस प्रकार का उत्प्रेरक होता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, TEL, टेट्रा एथिल लेड। क्या नाम है इसका कंप्लीट, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है, और ये किस प्रकार का उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तीसरा जो प्रकार पढ़ते हैं तो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो स्वतः का नाम, स्वतः तो नाम से समझ में आ रहा है, स्वतः मतलब खुद। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि उनमें जो खुद जो सब्सटेंस जो बनता है वही किसका काम करने लग जाता है, उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। कैसे, देखो कि मान लो हम लोग A और B को मिला रहे हैं और उससे कुछ C टाइप जो है वो हमारा बन रहा है। तो जो C एक बार बन गया तो C वहां पर किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। तो इनमें रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो ये स्लो होती है जब तक A और B मिलके C ना बना ले, लेकिन जैसे ही C बना लेता है वैसे वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं एस्टर का जलीय अपघटन। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है एस्टर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे R की जगह हम लोगों ने ले लिया ये, और एक R की जगह हम लोगों ने ले लिया ये, इसका जलीय अपघटन कराओगे, इट मीन्स इसको आप लोग क्या करोगे, H2 के साथ रिएक्शन करोगे। H2 यहाँ पे किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ये टूटेगा C2H5 प्लस और O नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस है इसके साथ जुड़ जाएगा।
तो हमारा क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5OH, ये बना। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि एस्टर का जो जलीय अपघटन हम लोग कराते हैं, इसके अंदर ये जो यहाँ पे H+ आयन जो बन रहे हैं, प्रोटॉन आयन जो होते हैं, वो खुद ही किसका काम करने लग जाते हैं, उत्प्रेरक का काम करने लग जाते हैं। तो एक बार जब ये रिएक्शन मतलब थोड़ी सी रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर इसकी रेट क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन जैसे एक बार प्रोटॉन फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी कि इसके अंदर ये खुद ही क्या हो रहे हैं, बाहर से कोई हमें उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं हो रही है, खुद ही उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। इसलिए ये अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, ये उत्प्रेरक कैसे हो जाएंगे, स्वतः उत्प्रेरक। चौथा जो हमारा प्रकार आता है वो आता है प्रेरित उत्प्रेरक। देखो इसके नाम से समझ आ रहा होगा, प्रेरित का मतलब क्या होता है, दूसरों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है, मान लो एक रिएक्शन ए है, ये बी बन रहा है, ठीक है, एक क्या बन रहा है, सी से डी बन रहा है। ओके, अब मान लो ये नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन तो क्या है, पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन जैसे इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को दोनों को हमने मिला दिया, तब ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स क्या हुआ कि इस रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या करती है, प्रेरण का काम करती है। प्रेरण मतलब उत्प्रेरण या मोटिवेशन का काम करती है, जिससे दूसरी वाली भी क्या होती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन पे वो नहीं हो रही है वो रिएक्शन, लेकिन जैसे उस दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कराया जाता है, तो वो दोनों अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए किसका काम कर रही है, प्रेरण का काम कर रही है। तो यहाँ पे इसको किस लिए बोल दिया, इसको प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं, ये अभिक्रिया जो दूसरी अभिक्रिया किसका काम कर रही है, प्रेरित उत्प्रेरक का। ठीक है, इसके अंदर अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो देखो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेरित उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे ये वाला जो अभिक्रिया है, इसमें इसका सोडियम जो सल्फेट ये है, इसका जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो संपन्न हो जाता है। तो 2Na2SO4 ये बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण संपन्न हो गया। एक तो ये रिएक्शन हो गई, और दूसरी आपकी है आर्सेनाइड। जब हम लेते हैं सल्फेट की जगह हम लोग क्या लेते हैं, आर्सेनाइड, यानी कि सल्फेट है, अब की बार हमने क्या ले लिया, ASO3। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। किस किस को, Na2SO3 को और Na2ASO3 को, और फिर इसका एक साथ हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तब दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, SO4 प्लस Na2ASO4। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों का ऑक्सीडेशन संपन्न हो गया। तो हुआ क्या कि जब हमने अकेले अकेले इन दोनों को संपन्न कराया, कंप्लीट कराया, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, अब इन दोनों को एक साथ संपन्न कराया। ठीक है, एक साथ संपन्न कराया, तब दोनों का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेरण का। यहाँ पे ये इसको उत्प्रेरित कर रहा है कि तू भी ऑक्सीडेशन कर ले, मैंने तो कर लिया। ठीक है, तो ये उत्प्रेरण का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रेरित उत्प्रेरक। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप के क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक, जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किस टाइप से बढ़ाते हैं, सकर्ण ऊर्जा को कम करके।
दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। इसमें हम लोगों ने बताया था कि पेट्रोल का स्फोटन कम करने के लिए टेट्रा एथिलेट और ऐसे ही जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कम करने के लिए वेग को धीमे कर देता है ग्लिसरॉल। ओके, उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो खुद ही किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि एस्टर का जलीय अपघटन में स्टार्टिंग के अंदर जब हम लोग कराते हैं तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन एक बार जैसे आयंस बन जाते हैं उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है। तो प्रेरित उत्प्रेरक वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, प्रेरण का काम करते हैं। ठीक है, तो और फिर अभिक्रिया को क्या करवा देते हैं, संपन्न करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला किसकी तरह का काम कर रहा है, प्रेरण के जैसे। तो ये हमारे क्या हुए, उत्प्रेरक के प्रकार, जो कि क्या हो गए, कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक वो आएगा उत्प्रेरण के प्रकार। अभी हम लोगों ने किसके प्रकार पढ़े, उत्प्रेरक के। कितने प्रकार पढ़े, 4। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उत्प्रेरण के प्रकार। किसके, उत्प्रेरण के। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है उत्प्रेरण के प्रकार। तो जो फर्स्ट आपका आएगा उत्प्रेरण, ठीक है, जो फर्स्ट आपका आएगा वो आएगा समांगी, और जो सेकंड आपका आता है वो आता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, फर्स्ट हम इसके बारे में पढ़े थे, समांगी उत्प्रेरण के बारे में। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा, जब हम लोग का रिएक्टेंट, उत्प्रेरक और प्रोडक्ट होता क्या रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट होते हैं, इससे प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पर किस चीज का काम लेते हैं हम लोग, अभी कैटलिस्ट या जिसका हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक लेते हैं। तो जब इन तीनों की प्रावस्थाएं समान होती है, जैसे कि मान लो ये अगर हमने गैस लिया है तो ये भी हमारा गैस हो और प्रोडक्ट भी हमारा क्या बने, गैस बने। अगर ये हमने लिक्विड लिया है तो ये भी लिक्विड हो और प्रोडक्ट भी हमारा क्या बने, लिक्विड बने। ये हमारा अगर सॉलिड है तो ये भी सॉलिड लेना चाहिएगा और प्रोडक्ट भी हमारा सॉलिड बनना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका समांगी उत्प्रेरण। यानी कि यहाँ पे उत्प्रेरक, क्रियाकारक तथा उत्पाद तीनों की प्रावस्थाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरण। इसमें सीसा कक्ष विधि है, एथिल अल्कोहल का जलीय अपघटन है, ये सब क्या आते हैं। ठीक है, तो सीसा कक्ष विधि में तीनों के सॉलिड हो जाते हैं, और जो एथिल वाला होता है उसमें लिक्विड हो जाते हैं, और गैस का। तो इसके अंदर अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्रिया विधि कैसे होती है। तो इसके अंदर समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये करते हैं। इसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और याद रखना ये इसी नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी क्रिया विधि इसकी ज्यादा पूछी जाती है, समांगी की, विषमांगी की बहुत कम पूछते हैं। और समांगी में इसकी क्रिया विधि ऐसे नहीं पूछते, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि, इसको पूछते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के बारे में बताइए। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है, समांगी जो आपका उत्प्रेरण है उसकी क्रिया विधि के बारे में ही बताता है। तो समांगी इसमें उत्प्रेरण में क्या बताया कि यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हमारे क्रिया कारक है, देखना एक बार ध्यान से, कि मान लो हमारी रिएक्शन हो रही है A + B, इससे मिल रहा है हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ पे कोई X जो है वो किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पहले क्या होता है, यहाँ पे उत्प्रेरक, यहाँ पे उत्प्रेरण में होगा क्या, उत्प्रेरक तो आएगा ही आएगा। तो उत्प्रेरक क्या होता है, पहले किसी भी एक अभिक्रिया के साथ में जुड़ता है। किसी भी एक अभिकारक कोई सा भी ले लो, चाहे A ले लो चाहे B ले लो, ठीक है, एक अभिकारक के साथ जुड़ता है। तो जैसे ये एक अभिकारक के साथ जुड़ेगा तो एक कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लो ये जो X है वो किसके साथ जुड़ गया, AX, तो ये बना AX। ये इसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। इसको हमने क्या बोला, मध्यवर्ती यौगिक, जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है, कुछ टाइम के लिए ही बनता है। ये मध्यवर्ती यौगिक जैसे ही बन जाता है उसके बाद क्या होगा, इस
इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ऐसा ही होता है। उसके बाद ये जो AX है, ये AX जाके दूसरे क्रियाकारक के साथ में जुड़ेगा। पहले क्या हुआ कि जो हमारा उत्प्रेरक था वो किसी एक क्रियाकारक के साथ में जुड़ा और एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा। उसके बाद जो मध्यवर्ती यौगिक है वो दूसरे क्रियाकारक के साथ में जुड़ेगा। तो ये जो AX है वो दूसरा क्रियाकारक हमारा B है, इसके साथ में जुड़ेगा और क्या बना लेगा, AB प्लस में X। तो जैसा हमने X लिया था वैसा का वैसा हमारा X तो निकल गया। उत्प्रेरण का काम क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, ना कि अभिक्रिया में भाग लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, अभी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, हमारा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे A भी लिख सकते हो ना, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, A प्लस B और AB। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या हुआ कि जब ये X जो A के साथ इजीली जुड़ जाए, ठीक है, उसके लिए सघन ऊर्जा की वैल्यू बहुत ही कम आएगी। तो हमें बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको इसके साथ जोड़ने के लिए। तो मध्यवर्ती यौगिक फटाफट बन जाएगा। अब मध्यवर्ती यौगिक फटाफट फिर दूसरे B के साथ में जुड़ जाएगा और उसके बाद में प्रोडक्ट इजीली बना देगा। तो यहाँ पे जो हमें फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे सकन ऊर्जा की जो मान है वो बहुत कम चाहिए, यानी कि हमें जो सकन ऊर्जा बहुत कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका समझ आया कि इसकी क्रियाविधि कैसे होगी कि पहले जो हमारा उत्प्रेरक होगा वो किसी एक क्रियाकारक के साथ जुड़ेगा और मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो मध्यवर्ती यौगिक बना है वो दूसरे क्रियाकारक के साथ जुड़ेगा और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि मान लो इसका एग्जाम्पल देखें तो SO2 अब देखो ये SO2 भी गैस है, ये भी गैस है, NO भी गैस है और ये बना रहे SO3। ठीक है, तीनों गैसेस हैं और ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, गैस होगा। प्रोडक्ट भी क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर ये जो हमारा NO होता है ये उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक किसके साथ जुड़ेगा, एक क्रियाकारक के साथ जुड़ेगा। तो कौन से क्रियाकारक के साथ जुड़ गया है, हाफ O2 जो मोल हमने लिया है उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, NO2 गैस बना लेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, ये इस रिएक्शन की क्या है, क्रियाविधि है। ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक बना लिया। अब मध्यवर्ती यौगिक बना लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मध्यवर्ती यौगिक है NO2 वो किसके साथ जुड़ेगा, जो दूसरी हमारा जो क्रियाकारक है उसके साथ। तो क्या बना लेगा, SO3 और प्लस में क्या निकल जाएगा, NO। तो जैसा हमने NO लिया था वैसा का वैसा हमारा NO क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, और हमारी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। तो ये तो एक रिएक्शन, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका दूसरा एग्जाम्पल आता है एथिल अल्कोहल का। एथिल एस्टर निर्माण क्या होता है, देखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। इसके हमने क्या लिए, 2 मोल लिए। ठीक है, जैसे इसको हमने किसके रिएक्शन संपन्न कराते हैं, हम एसिड के प्रेजेंस में। कौन सा एसिड होता है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे इसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं तो बनता है हमारा ईथर। क्या बनता है, ईथर। C2H5O C2H5 और ROR क्या होता है हमारा, ईथर ही तो होता है, ROR। और प्लस में क्या निकल जाता है, H2। ये रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पे देखो लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है और जल भी क्या है, लिक्विड है। सारों की फेज क्या है, समान है, लिक्विड समान है। अब इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। तो क्रियाविधि की बात करेंगे तो यहाँ पे कर दो। तो क्रियाविधि की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारा उत्प्रेरक होता है वो किसी एक क्रियाकारक के साथ जुड़ता है। अब आप सोचोगे मैडम जी आपने तो लिया ही एक है, तो इसके 2 मोल लिए ना, तो 1 मोल के साथ जोड़ दे जो। ठीक है, तो 1 मोल के साथ जोड़ देते हैं C2H5OH प्लस H2SO4। ठीक है, अब आपको पता है H2SO4 किस में टूटता है, H प्लस में और HSO4 माइनस में। एक बार तो ऐसे ही टूटता है।
तो इसका H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा हमारा C2H5 और यहाँ पर इसका क्या जुड़ जाएगा HSO4। ये बन गया। ये आपका क्या बना, मध्यवर्ती यौगिक, जो कि क्या है अस्थायी है, जो कि क्या है अस्थायी है। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक है ये आपका फिर से क्या होगा, मध्यवर्ती यौगिक जो है वो फिर से किसी दूसरे जो हमारा क्रियाकारक उसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो C2H5HSO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, C2H5OH के साथ। अब देखो इसका HSO4 और इसका H क्या बना लिया, फिर से H2SO4 और इसका C2H5 किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ में। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, नीचे लिख रही हूँ C2H5O C2H5 और प्लस में क्या बन जाएगा H2SO4 और ये हमारा स्टार्टिंग के अंदर जैसा लिया था वैसा बन गया। तो प्रोडक्ट हमारा एक तो बनना था H2O, तो देखो इसमें एक साथ में क्या बनता है H2O और एक हमारा बनना था ईथर, तो एक हमारा बन गया ईथर। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरण में, तो समांगी उत्प्रेरण में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है। इज दैट क्लियर। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है कि पहले जो भी आपका एक क्रियाकारक होता है वो किसी भी एक उत्प्रेरक होता है वो किसी एक क्रियाकारक के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उसके बाद मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। वो जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है फिर वो दूसरे क्रियाकारक के साथ अभिक्रिया करता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनाता है। और हमने जो उत्प्रेरक लिया है वो एज इट इज रिएक्शन से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि उसका अभिक्रिया में कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, ना कि उसके खुद में कोई भी परिवर्तन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था उत्प्रेरक की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये कि उत्प्रेरक की स्मॉल अमाउंट ही में रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी चीज वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, बाकी उसमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, हमने एग्जाम्पल पढ़े, ये SO2 वाला सारों की गैस ली है, NO यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है, SO3 बना है। क्रियाविधि ऐसी हुई, पहले NO4 के साथ जुड़ा, NO2 बन गया, फिर NO2 SO2 के साथ जुड़ा है तो SO3 और NO जैसा था वैसा निकल गया। दूसरा हम लोगों ने बताया कि एथिल अल्कोहल से हम लोग किसका निर्माण कर रहे हैं, ईथर का। तो एथिल अल्कोहल या इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो इसका जो H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी। क्रियाविधि हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे कि पहले H2SO4 1 मोल के साथ जुड़ेगा और उसके बाद कुछ मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा, फिर ये मध्यवर्ती यौगिक जो है वो आपकी दूसरी क्रियाकारक के अणु के साथ में जुड़ेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बना लेगा और जैसा उत्प्रेरक था वैसा का वैसा वाला उसमें निकल गया। ओके, तो आई होप समझ आ गई होगी समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके।